आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है अपना चैप्टर नंबर 2 जो सीरीज चल रही थी अपनी राजस्थान की जियोग्राफी में उसमें पढ़ेंगे। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राजस्थान जो है उसके भौतिक प्रदेश है, तो भौतिक प्रदेश आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो किसी भी स्थान को धरातल की बनावट या उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण करना भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, धरातल की बनावट यानी कि जो हमारी सतह है उस पर जो उच्चावच बने होते हैं, जैसे कि कहीं पर ऊबड़ खाबड़ होता है, कहीं पर पहाड़, कहीं पर गड्ढे होते हैं, तो कहीं पर पठार होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सब चीज़ें धरातल पर बनी हुई क्या है, ऊंचावच है। ठीक है, इन्हीं के आधार पर हम डिवाइड करते हैं अपनी धरातल को अर्थात राजस्थान को। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो किसने किया, तो वर्गीकरण सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो किया था वो किया था वीसी मिश्रा जी ने। ठीक है, वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। किस में किया, अपनी पुस्तक में किया जो कि 1968 में प्रकाशित हुई। नाम क्या था पुस्तक का, राजस्थान का भूगोल। ठीक है, अब राजस्थान का भूगोल जो है उनकी पुस्तक, उसमें उन्होंने राजस्थान को 7 भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अर्थात मोटा मोटी जो है राजस्थान को 7 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया और उनके अलग अलग नाम दे दिए। अब उन नाम किस आधार पे दिए वो हम देखते हैं। तो अपने पास ये राजस्थान का नक्शा है, इसमें उन्होंने सबसे पहले जिसको नामकरण किया वो किया राजस्थान के उत्तरी हिस्से को, जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला हिस्सा है, उसको नाम दिया उन्होंने नहरी क्षेत्र। क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है आईजीएनपी, उससे सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो कहाँ पर होती है, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर वाले एरिया में, इसलिए इस एरिया को क्या कह दिया, नहरी क्षेत्र, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियों से सिंचाई यहीं पर ही होती है। ठीक है, अब जो दूसरा जो उन्होंने डिवाइडेशन किया, वो जो मरुस्थल वाला भाग है उसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, ये जो अरावली वाली दिख रही है आपको, सीधी उत्तर से दक्षिण वाली रेखा, अरावली के इस साइड पूरा क्या है, ये मरुस्थल है। इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ये देखो, एक भाग इधर पश्चिमी वाला जिसको कह दिया उन्होंने शुष्क मरुस्थल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बिल्कुल ही कम होती है, अर्थात यहाँ पर सूखा रहता है, तो उसको नाम दे दिया शुष्क मरुस्थल। और जो है नंबर 3 पर दिया अर्ध शुष्क मरुस्थल, यहाँ पर वर्षा होती है लेकिन बहुत कम होती है, इसलिए इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल नाम दे दिया तीसरे नंबर को। और जो चौथा नंबर है वो उन्होंने राजसमंद सिरोही उदयपुर वाला एरिया जो कि अरावली क्षेत्र नाम दे दिया, जबकि हम जानते हैं कि अरावली उत्तर से दक्षिण तक एक लंबी पट्टी के तौर पर है। फिर भी उन्होंने इसी एरिया को अरावली क्षेत्र का नाम दिया। क्यों, क्योंकि अरावली का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो राजसमंद सिरोही उदयपुर में ही, यहीं पर अरावली, और यहाँ पर जो अरावली के वन है काफ़ी सघन है, इसलिए इसी एरिया को अरावली क्षेत्र नाम दिया। बाकी बचा हुआ जो एरिया है 5 नंबर का, वो उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ वाला एरिया, उसको नाम दे दिया दक्षिण औद्योगिक क्षेत्र नाम दे दिया। ठीक है, 5 नंबर पर। और 6 नंबर पर अपना जो ये है पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र, जो कि मैदानी एरिया है, उसको 6 नंबर पर नाम दे दिया पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र। क्योंकि जहां पर मैदान होंगे वहीं पर उद्योग के लिए अच्छा वातावरण होगा। ठीक है, और कृषि भी अच्छी होती है जहां पर मैदान होते हैं, इसलिए इसको 6 नंबर पर नाम दे दिया पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र। और जो सातवां जो डिवाइडेशन किया उन्होंने वो किया जो हाड़ौती का क्षेत्र है ये वाला। ठीक है ना, ये 5 गलत लिखा हुआ है, नंबर 7 कर लो इसको। तो ये जो 7वां नंबर है इनको नाम दिया दक्षिण पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, जो अपना हाड़ौती का क्षेत्र है। तो इस प्रकार जो वीसी मिश्रा ने है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का 7 भागों में क्या किया, वर्गीकरण किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से, एक बार आप इसको जरूर याद कर लेना। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो उच्चावच होते हैं वो उच्चावच कहते किसको। ठीक है ना, उच्चावच को हम पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ। देखो उच्चावच क्या होता है, धरातल पर पाई जाने वाली धरातली जो आकृतियां होती है उनको क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। धरातली आकृतियां, मैंने कहा था कहीं पर ऊबड़ खाबड़ होता है, कहीं पर पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब क्या है जो धरातल पर हम देखते हैं, धरातली आकृतियां, इन्हीं को हम कहते हैं उच्चावच। कहीं पर नीचा होता है तो कहीं पर ऊंचा होता है। तो देखो ये है अपनी, ये रेड कलर की लाइन है ना, इसको हम कहते हैं अपनी धरातल। तो ये देखो ये अपना धरातल है। ठीक है,
इसको मैं रेड लाइन से डॉटेड कर देता हूँ, ये लो। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली अगर इसमें उच्चावच की बात करें तो समुद्र तल। अब समुद्र का तल क्या होता है? ठीक है, समुद्र का तल होता क्या है? समुद्र का तल होता है, ये ऊपर क्या है? पानी। ठीक है, तो जैसे समुद्र है, कोई नदी है, तो नदी का तल कहाँ होगा? नदी के पानी के नीचे, जहाँ जहाँ पर धरातल आएगी उसी को क्या कहते हैं? हम तल कहते हैं। इसी प्रकार क्या है? समुद्र तल। तो समुद्र के पानी के नीचे जहाँ पर धरातल आएगी, अर्थात समतल आएगा, वहां पर उसी को क्या कहेंगे? हम समुद्र का तल कहेंगे। और समुद्र के तल से ही किसी भी उच्चावच की ऊंचाई अगर हम लेंगे तो किसके सापेक्ष लेते हैं? समुद्र तल के सापेक्ष लेते हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से ली जाती है? चेन्नई के तट से ली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पहली स्थलाकृति, जो कि समुद्र तल से थोड़ी सी क्या है? ऊंची है, और ऊपर से बिल्कुल क्या है? समतल है। आप देख लो, ये रही ब्लैक कलर में। ये क्या है? इसको कहेंगे हम मैदान, जो कि समुद्र तल से ऊंची है। और इसके बराबर लेवल किसका होगा? समुद्र के पानी का होगा। ठीक है ना, समुद्र के पानी का इसके बराबर लेवल होगा, इसके बराबर। ठीक है, तो जो हमारा जो उच्चावच है वो है मैदान, जो कि समुद्र तल से क्या होता है? ऊंचा होता है। ठीक है, और ऊपर से बिल्कुल क्या होता है? समतल होता है। इसमें कोई ढलान तो है नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। अब बात करते हैं अगला, जो अपना क्या है? पठार। पठार किसे कहते हैं? देखो, मैदान से क्या होता है? थोड़ा सा ऊंचा होता है, ढलान नुमा होता है, और ऊपर से क्या होता है? बिल्कुल मैदान की तरह समतल होता है। ठीक है, और इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 600 मीटर के आसपास औसतन ऊंचाई होती है इनकी। इसी को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। क्या अंतर मैदान पठार में? मैदान भी ऊंचे होते हैं समुद्र तल से, लेकिन ऊपर से समतल होते हैं। लेकिन जो पठार है वो मैदान से थोड़े ऊंचे होते हैं, और उनमें थोड़ी ढलान होती है। अर्थात यहाँ से कोई चीज अगर हम लुढ़काए तो धीरे धीरे करके वापस कहाँ जाएगी? मैदान पर आ जाएगी। तो पठार समझ में आ गया। मैदान से थोड़ी ऊंचे होते हैं, ढलान होती है, ऊपर से मैदान की तरह ही समतल होते हैं, वो क्या है? पठार है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहाड़ी के बारे में। पहाड़ी जो है वो पठार से क्या होती है? ऊंची होती है। ये भी ढलान नुमा होती है। पठार से ज़्यादा ढलान किस में होती है? पहाड़ी में होती है। ठीक है, अब ये जो पहाड़ी है इसकी औसतन ऊंचाई 1800 मीटर होती है। इसकी ढलान जो है 45 डिग्री से कम होती है, लेकिन पठार से ज़्यादा ढलान होती है। अर्थात अगर कोई चीज़ यहाँ से लुढ़केगी तो तेज गति से, पठार की तुलना में तेज गति से नीचे आएगी, जबकि इस पहाड़ी से की तुलना में कम गति से पठार से नीचे आएगी। तो जो पहाड़ी है और पठार, उसमें मेनली अंतर क्या है? कि जो पठार है उसमें भी ढलान होती है, लेकिन ऊपर से क्या होता है? समतल होता है ना, मैदान की तरह होता है। पहाड़ी जो है उसमें भी ढलान होती है, लेकिन जो ढलान है पठार से ज़्यादा होती है। और ऊपर से जो है सबसे इम्पोर्टेंट अंतर, जो पहाड़ी जो है ऊपर से क्या होती है? समतल नहीं होती, जबकि वक्राकार यानी गोलाकार होती है ऊपर से। ये देखो, ऐसे होती है पहाड़ी। इसको हम क्या कहते हैं? पहाड़ी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहाड़ी और पठार में क्या अंतर है। अब बात करते हैं हम अपने पर्वत के बारे में। पर्वत जो है पहाड़ी से क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। पर्वत जो है पहाड़ी से ऊंचे होते हैं। ठीक है, और ऊंचे होते हैं। जो इनकी ढलान है वो सबसे ज्यादा होती है, पठार से भी ज्यादा, पहाड़ी से भी ज्यादा ढलान होती है। किसकी? पर्वत की। 45 डिग्री से भी अधिक ढलान का मतलब, अगर कोई चीज यहाँ से लुढ़केगी तो पहाड़ी और पठार की तुलना में सबसे तेज गति से नीचे आएगी। तो पर्वत में अंतर क्या है? ये भी ऊंचे होते हैं पहाड़ी के जैसे, पठार के जैसे, लेकिन इन पठार और पहाड़ी दोनों से ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ढलान दोनों से ज़्यादा होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अंतर होता है वो क्या? कि जो पर्वत होते हैं ऊपर से क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। जबकि हमने देखा था पहाड़ी कैसी होती है? ऊपर से गोलाकार होती है। पठार ऊपर से कैसा होता है? समतल होता है। किसकी तरह? मैदान की तरह। और मैदान भी समतल होता है, लेकिन मैदान में कोई ढलान नहीं होती, मैदान कम ऊंचे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरी तरह से जो उच्चावच है समझ में आ गया होगा कि मैदान क्या है, पठार क्या है, पहाड़ी क्या है, और पर्वत क्या है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखो कि रामलोचन महोदय ने क्या किया कि 1971 में राजस्थान को दो बड़े भाग, कौन कौन सा? राजस्थान प्लस राजस्थान का पठार, इसमें क्या किया? डिवाइड किया। फिर इन्हीं दो भागों को उन्होंने चार उप प्रदेश यानी उपभाग में बांट दिया। और फिर इन्हीं चार उपभाग को उन्होंने 12 लघु प्रदेश में बांट दिया। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, हमें ये याद नहीं करना 12 लघु भाग कौन कौन से है। सिर्फ इतना सा याद रखना है कि रामलोचन महोदय ने राजस्थान को कितने
भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया तो टोटल भौतिक प्रदेश आएंगे 12, और जबकि वीसी मिश्रा ने किया था 7 में। ठीक है, इतना सा याद रखना है। अब बात करेंगे जो हमारा वर्तमान वर्गीकरण है राजस्थान का, जो हम देखते हैं कि राजस्थान में एक तरफ पठारी एरिया है, एक तरफ मैदान है, एक अरावली है और एक मरुस्थल है, 4 भाग मेनली। उसका वर्तमान वर्गीकरण जो अभी हम देखते हैं वो किया किसने और कैसे किया। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्तमान वर्गीकरण तिवारी सक्सेना। ठीक है, किसने? तिवारी और सक्सेना ने क्या किया? वर्तमान वर्गीकरण किया। कब किया? 1994 में किया। किस में किया? उन्होंने पुस्तक लिखी, कौन सी? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। उसमें क्या किया? राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। आधार क्या था? धरातल की बनावट, और धरातल की बनावट हमने देखी उच्चावच। एक तरफ था समुद्र तल, फिर था मैदान, फिर था पठार, फिर था पहाड़ी और फिर था पर्वत, देखा हमने। उसी के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया। अब जो राजस्थान का वर्तमान वर्गीकरण है वो किस टाइप से है, तो देखिए ये है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने क्या देखा उच्चावच में? सबसे पहले देखा मैदान। तो ये क्या थे? समुद्र तल से क्या थे? थोड़े ऊंचे थे। ठीक है, समुद्र तल से थोड़े ऊंचे, और ऊपर से क्या था? बिल्कुल समतल था, इसको नाम दे दिया मैदान। और ये जो राजस्थान का ये वाला एरिया है, यहाँ पर सेम ऐसा ही ये मैदानी एरिया है, तो इसको नाम दे दिया पूर्वी मैदान। ठीक है, एक भाग तो ये कर दिया। दूसरा हमने पढ़ा पठार, जो मैदान से थोड़े ऊंचे होते, जिनमें ढलान होती है और ऊपर से मैदान की तरह समतली होती है, उनको नाम दे दिया पठार। तो ये आ गया नंबर 2 पर। क्या नाम है इसका? दक्षिण पूर्वी पठार नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब जो है उसके बाद जो ये पर्वतमाला है, इसकी श्रृंखला है राजस्थान में, उत्तर से दक्षिण की तरफ पूरी फैली हुई है। इसको उन्होंने नाम दे दिया अरावली पर्वतमाला। मतलब एक डिवाइडेशन उन्होंने इस अरावली पर्वतमाला का कर दिया। ठीक है, अब बचा आखिरी नंबर 4, जो अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम में जो रेगिस्तान का एरिया है उसको नाम दे दिया पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने राजस्थान को क्या कर दिया? 4 भागों में बांट दिया। पहला दक्षिण पूर्वी पठार, दूसरा पूर्वी मैदान, तीसरा अरावली पर्वतमाला, चौथा पश्चिमी मरुस्थल। नंबर की हिसाब नहीं, आपको 4 नाम याद रखने कि किस 4 भागों में राजस्थान को डिवाइड किया, जो कि वर्तमान स्वरूप है राजस्थान का। ठीक है, वर्गीकरण का। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है आखिर इनका निर्माण हुआ कैसे। ठीक है, तो राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है कौन कौन से? 4। पश्चिम मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। तो उसके लिए हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे। बहुत से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण से रिलेटेड बहुत सी थ्योरियां दी, बहुत सी परिकल्पना दी, लेकिन जो सर्वमान्य जो होती, जिन्होंने प्रूफ दिया उस थ्योरी के सापेक्ष, जो प्रूफ दिया उसके आधार पर, जो अभी वर्तमान में जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण बताया गया है कि किस तरह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो क्या थी बिग बैंग थ्योरी? उसमें वैज्ञानिक ने बताया कि जो अपना ब्रह्मांड है वो सर्वप्रथम क्या था? एक गोले में समाहित था पूरा ब्रह्मांड। समय के साथ उसमें क्या हुआ? एक विस्फोट हुआ, जिससे असंख्य खगोलीय पिंड बने, असंख्य सूरज, असंख्य आकाश, असंख्य तारे, जितने भी, तो बहुत सारी चीजें सब किससे बनी? एक गोले पर जो विस्फोट हुआ, अर्थात जिसको कहते हैं बिग बैंग, बिग बैंग हुआ, और उसी को एक थ्योरी नाम दे दिया जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। उससे क्या हुआ? निर्माण हुआ, और उससे से अपना क्या हुआ? सूर्य का निर्माण हुआ। अब चूंकि हमें जानते हैं कि जो सूर्य है वो क्या था? आग का गोला था। अब सूर्य में आग कहाँ से इतना गर्म कैसे था? क्योंकि सूर्य के अंदर थी हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस से भी क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर क्या करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। ये क्या? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसका नाम क्या है? नाभिकीय संलयन। अब जब 2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हीलियम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो उस इस रासायनिक प्रक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, और इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है जिससे क्या? तापमान बहुत अधिक हो जाता है। और अगर तापमान बहुत अधिक होगा तो ये बताओ, जब सूरज का निर्माण हुआ होगा तो उस टाइम पे सूरज किस अवस्था में होगा? क्योंकि ठोस अवस्था में तो रह ही नहीं सकता, जो भी ठोस होगा सब कुछ पिघल गया होगा, तो द्रव अवस्था में था। ठीक है, अब एक कंडीशन ये बनी, जो सूरज था उसके सामने सापेक्ष क्या था? एक खगोलीय पिंड था, सूरज से कई गुना बड़ा था आकार में। ठीक है, अब हमें जानते हैं कि जिसका आकार बड़ा उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, क्योंकि हर खगोलीय पिंड के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, जैसे चंद्रमा का कम होता है, पृथ्वी का ज्यादा है। ठीक है,
तो जो सूरज के सापेक्ष एक खगोलीय पिंड था जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक था। ये खगोलीय पिंड जो है खगोलीय पिंड सूरज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो सूरज का एक हिस्सा आगे की ओर आने लगा, ठीक है। तो एक समय ऐसा आया कि ये वाला हिस्सा अलग हो गया और यही हिस्सा क्या है, पृथ्वी है। अर्थात पृथ्वी का जो निर्माण है वो सूर्य के कारण हुआ। और क्यों हुआ, किसी बड़े खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, सूर्य पर दबाव पड़ा और पृथ्वी जैसा टुकड़ा एक या अलग हो गया, जो कि वर्तमान में क्या एक पृथ्वी है। अब ये बताओ कि जब पृथ्वी अलग हुई होगी सूरज से तब पृथ्वी कैसी होगी, बिल्कुल गर्म होगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बादल बने, वर्षा हुई, ऐसे कालांतर तक वर्षा गिरती गई। धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी ठंडी ठंडी होती गई, ठीक है। पृथ्वी क्या होती गई, ठंडी होती गई। अब क्या हुआ, अब जो पृथ्वी का जो ठोस वाला हिस्सा है वो क्या हुआ, केंद्र में इकट्ठा होने लगा। क्योंकि गर्म अवस्था में तो सब द्रव था, अब धीरे धीरे ठोस बनने लगा क्योंकि बारिश वर्षा होती रही कालांतर तक, ठीक है। तो ठोस वाला हिस्सा बीच में एकत्रित हो गया, जिसको नाम दिया वेगनर महोदय ने, क्या नाम दिया, पेंजिया। और इसके चारों ओर जलीय क्षेत्र इकट बन गया, ठीक है। जलीय क्षेत्र बन गया, चारों ओर जलीय क्षेत्र बन गया, जिसको नाम दे दिया फेनतालासा, ठीक है। अरे जो टो समतल था वो एकदम समतल भाग था, मतलब इसमें कोई स्थलाकृति नहीं थी उस टाइम पे, ना कोई पर्वतीय पहाड़ थे, कुछ भी नहीं थे। तो स्थलाकृतियां जो भी वर्तमान में हम देखते हैं, राजस्थान की बात नहीं, भारत में विश्व में जितने भी पर्वत पठार वो बने कैसे, तो उसको जानते हैं। क्या होता है समय के साथ, जो कार्बोनिफेरस युग है, ठीक है ना, एक टाइम है ये, उस टाइम पे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, ये जो टो समतल है, ठीक है, पृथ्वी का टो समतल, उस पर क्या कर देता है, बीच में दरार कर देता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर देता है, बीच में दरार कर देता है, देखो ऐसे। ये टो समतल है, इसके बीच में चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल से क्या कर देता है, दरार कर देता है, ठीक है। अब समय के साथ दरार क्या होती गई, बड़ी होती गई, जो है टो समतल दो टुकड़ों में बट गया, ये वाले दो टुकड़े, और बीच में क्या हो गया, जगह हो गई। और उस जगह पे क्या हुआ, आसपास का जल जो है यहाँ पर आके भर गया। और ये जिससे क्या हुआ, निर्माण हुआ किसका, तैतीस सागर का निर्माण हुआ। और जो ये प्लेट जो समतल भाग था दो टुकड़ों में टूट गया, उसके ऊपरी टुकड़े को नाम दे दिया अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी टुकड़ा है उसको नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। इस प्रकार क्या, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो टो समतल बना था शुरुआत में, उसका विखंडन हुआ दो भागों में, और उसके बीच बना तैतीस सागर। ऊपर वाले भाग को नाम दिया अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को दिया गोंडवाना लैंड। अब होता यह है कि जो अंगारा लैंड वाला हिस्सा और गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है, अब क्या हो, कालांतर से लगातार वर्षा हो रही है। अब जब इन पर वर्षा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे नदियां बनेगी, ठीक है। नदियां बनेगी तो नदियां बहेगी, नदियां बहेगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी, मिट्टी, जैविक संपदा, वनस्पति, पत्थर, कंकड़ लेके आएगी। और कहाँ पर इकट्ठा कर देगी, उसको इकट्ठा कर देगी यहाँ पर, कहाँ पर, तैतीस सागर पर, ठीक है। तो तैतीस सागर के तल पर जाके इकट्ठा होती रहेगी। सेम वही चीज गोंडवाना लैंड में भी होगी, नदियां बनेगी और नदियां इन सब चीजों को लेकर आएगी और कहाँ पर इकट्ठा कर देगी, तैतीस सागर की तल पर। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इससे तैतीस सागर का तल ऊपर उठता गया, और जो नदियां लाकर इकट्ठा कर रही थी मिट्टी, जैविक संपदा, वनस्पति को, कहाँ पर, तैतीस सागर, तो उसको हम क्या कहते हैं, तैतीस सागर की भूसन्नति, ठीक है। इसको कहते हैं तैतीस सागर की भूसन्नति। अब धीरे धीरे तैतीस सागर का जो तल है ऊपर आता गया। अब उसी समय क्या होता है कि जो अपनी जो दोनों प्लेट है, ऊपर वाली का नाम है, क्या नाम है, अंगारा लैंड, नीचे वाले का नाम है गोंडवाना लैंड। इनके बीच एक संपीड़न बल भी कार्य कर रहा था। संपीड़न बल जो एक दूसरे को क्या ला रहा था, एक दूसरे के करीब ला रहा था, पास ला रहा था। और साथ ही में बीच में क्या था, बीच में बराता था भूसन्नति, किसकी, तैतीस सागर की, जो नदियां लेके आई थी। अब आप एक बात बताओ, जब दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आएगी और बीच में है भूसन्नति, तो एक समय के बाद ये अंदर वाला हिस्सा पूरा ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठेगा तो क्या होगा, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। कहीं पर मैदान बनेंगे, तो कहीं पर पहाड़, कहीं पर गड्ढे, तो कहीं पर पर्वत पहाड़। जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो कब बनेगी, जब दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आएगी और बीच वाला जो हिस्सा है ऊपर उठेगा। तो इस प्रकार जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, विभिन्न स्थलाकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। तो हम समझ गए किस प्रकार जो स्थलाकृति है उसका निर्माण हुआ, और राजस्थान की स्थलाकृति भी इसी में आती है। तो इस प्रकार जितने भी हम देखते हैं, मैदान है, पठार है, पहाड़ी है, पर्वत, इन सबका निर्माण इस प्रकार होता है, ठीक है। अब हम
अब देखते हैं कि भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनको देखते हैं। तो ये भारत का नक्शा है, ठीक है। इसमें जो भारत के भौतिक प्रदेश, वो भारत को विभाजित करते हैं, उसमें देखते हैं एक भौतिक प्रदेश आ जाता है भारत का हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। दूसरा भाग भारत का आ जाता है उत्तर का मैदान, ये पूरा दिख रहा है ना जो उत्तर का मैदान है, ये वाला, ठीक है। एक हिस्सा आ जाता है थार का मरुस्थल, एक हिस्सा आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार, एक हिस्सा आ जाता है तटीय मैदान और एक है द्वीप समूह। अर्थात भारत के भौतिक प्रदेशों, अगर भारत को विभाजित करें भौतिक प्रदेश में, तो मेनली ये भौतिक प्रदेश है, एक तो हिमालय पर्वतमाला, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। अब क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो भारत के किन भौतिक प्रदेशों का क्या हिस्सा है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो किसका हिस्सा है, भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो वो है थार के मरुस्थल का। जो पूर्वी मैदान है राजस्थान का वो किसका हिस्सा है? भारत के उत्तर के मैदान का हिस्सा है। जो अरावली पर्वतमाला है वो किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और जो दक्षिण पूर्वी पठार है भारत राजस्थान का, वो भी किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनके जो निर्माण है, उस निर्माण में हमें देखते हैं कि किसका निर्माण पहले हुआ किसका बाद में हुआ, कालखंड के बारे में देखते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो अपनी पृथ्वी उसकी उत्पत्ति हुई, उसको उसकी उत्पत्ति कब हुई, मतलब पृथ्वी की आयु के बारे में हमें जानना पड़ेगा। अर्थ का जो टाइम टेबल है वो जानना पड़ेगा। अर्थात जो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी वर्तमान तक जो जितने भी परिवर्तन आए, जीवन आया, उच्चावच, अनेक टाइप के उच्चावच बने, तो इन सबको हमने चार भागों में डिवाइड कर दिया, कालखंडों के चार भागों में। सबसे पहला नाम है किसका? प्री कैम्ब्रियन काल का, ठीक है। इस समय क्या था? कोई जीवन नहीं था। उसके बाद आया आदि महाकल्प। ये जो महाकल्प है युगों को मिलाकर बना हुआ है, इसके अंदर बहुत से युग है, ठीक है ना। अर्थात महाकल्पों को आगे जाके हम युग में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आया मध्य महाकल्प, और जो लेटेस्ट है वो क्या है? नवजीवी महाकल्प, ठीक है ना। आदि महाकल्प जिसको पैलेजोइक कहते हैं एरा, मध्य महाकल्प जिसको मेसोजोइक एरा कहते हैं, नवजीवी महाकल्प जिसको सीनोजोइक एरा कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनका निर्माण किसका पहले हुआ, ठीक है ना। तो अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण है ना, वो कौन से काल में होता है? अरावली पर्वतमाला का निर्माण होता है आदि महाकल्प में। किस महाकल्प में? आदि महाकल्प में, ठीक है। और जो दक्षिण पूर्वी जो पठारी एरिया है उसका निर्माण कब होता है? उसका निर्माण होता है मध्य महाकल्प में। और जो बचे अपने दो है पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल, इन दोनों का निर्माण होता है नवजीवी महाकल्प में। अर्थात इससे हमें यह पता चल गया कि सबसे पहले राजस्थान की किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ, तो वो है अरावली पर्वतमाला। उसके बाद हुआ दक्षिण पूर्वी पठार का, फिर हुआ पूर्वी मैदान का, और फिर हुआ पश्चिमी मरुस्थल का, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा सबसे, चारों भौतिक प्रदेश दे देंगे, इनमें से पूछ लेगा सबसे प्राचीनतम कौन है। तो प्राचीनतम कौन है जिसका निर्माण पहले हुआ होगा? तो कौन है? अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अब हमें देखते हैं एक बार इस जो हमने देखा ना अरावली पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ, उसको एक बार नक्शे में देख लेते हैं राजस्थान के में, ठीक है। तो ये देखो चार भागों में डिवाइड है राजस्थान का नक्शा। पहला है दक्षिण पूर्वी पठार, कब हुआ? मध्यजीवी महाकल्प में, ऊपर देखा था हमने। अगर इसमें भी अगर युग पूछ ले तो कौन सा युग आएगा? क्रिटिशियस युग, अर्थात मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटिशियस युग में किसका निर्माण होता है? दक्षिण पूर्वी पठार का। मैदान की बात करें तो इसका निर्माण होता है नवजीवी महाकल्प के प्लिस्टोसिन युग में, ठीक है। अरावली पर्वतमाला जो सबसे प्राचीन है, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ। तो बात करें तो आदि महाकल्प, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, आदि महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण होता है। और जो पश्चिमी मरुस्थल है इसका निर्माण नवजीवी महाकल्प के प्लिस्टोसिन युग में होता है। अर्थात जो चार भाग है, चार भौतिक उनमें से दो का निर्माण जो है वो तो नवजीवी में होता है। किस किस का? पश्चिमी मरुस्थल और मैदान का। बाकी जो अरावली पर्वतमाला है उसका सबसे पहले आदि महाकल्प में होता है। दक्षिण पूर्वी पठार का अरावली पर्वतमाला के बाद होता है मध्य जीवी का। बाकी बचे दो, दोनों का होता है नवजीवी महाकल्प में, ठीक है। तो हमने देख लिया। अब एक चीज हमें देखते हैं, जो हमारे जो राजस्थान के जो चार भौतिक प्रदेश है उनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। विशेषता में देखो ये है राजस्थान, ठीक है। ये क्या है? दक्षिण पूर्वी पठार। अब जो दक्षिण पूर्वी पठार में जो चट्टानें पाई जाती है किस टाइप की पाई जाती है? आग्नेय टाइप की चट्टानें,
अर्थात आग्नेय में भी कौन सी बेसाल्ट की। और एक बात हमेशा याद रख लेना, जहां पर भी आग्नेय चट्टान आएगी वहां पर खनिज कौन से पाए जाएंगे प्रचुर मात्रा में? धात्विक खनिज। क्यों? क्योंकि जो आग्नेय चट्टान है वो धात्विक खनिजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये आ गया धात्विक खनिज। दक्षिण पूर्वी पठार में कौन सी चट्टानें आग्नेय? पूछे कौन से टाइप की? बेसाल्ट टाइप की। क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? धात्विक खनिज पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान क्या है? यहाँ पर चट्टानों का अभाव होता है, और जहाँ पर चट्टान नहीं होगी वहां पर खनिज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि चट्टानें खुद खनिजों से मिलकर बनी होती है। तीसरा है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला कौन सी चट्टानों से बना होता है? आग्नेय चट्टानों से। ठीक है, वो भी किस टाइप की? ग्रेनाइट की। अब यहाँ भी धात्विक हो, क्योंकि जहाँ पर आग्नेय चट्टान आ गई वहां पर धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब अगला जो है वो है पश्चिमी मरुस्थल। यहाँ पर पाई जाती है अवसादी चट्टानें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जहाँ पर अवसादी चट्टानें होती है वहां पर क्या पाया जाता है? अधात्विक खनिज पाया जाता है। और अधात्विक खनिज जहाँ पाया जाता है वहां पर जैविक अवशेष है क्या? पेट्रोलियम जैसे अधात्विक खनिज वहां पर मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछिए, अगर वैज्ञानिकों को राजस्थान में पेट्रोल की खोज करनी हो तो कौन से एरिया में करेंगे? वो करेंगे इस पश्चिमी मरुस्थल वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है, और अवसादी चट्टानों में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज यानी कि पेट्रोलियम, कोयला, ऐसे। ठीक है, तेल वगैरह। तो हमने ये देख लिया जो विशेषता थी कुछ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जो हम क्या करेंगे, जो ये चार जो डिवाइडेशन किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, उन चारों को हम एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। ठीक है,